So we are starting with 2018 paper 1 of chemistry. Look, the first question is a multi-correct question. Given the compound which generates nitrogen upon thermal decomposition at 300 degrees Celsius, तो देखो सबकी हीटिंग लिख डालो. अमोनियम नाइट्रेट हीट करेंगे, it will form N2O and water. Ammonium dichromate on heating produces nitrogen, Cr2O3 and water. बेरियम अजाइड ऑन हीटिंग प्रोड्यूसेस नाइट्रोजन. यहीं पे सोडियम अजाइड भी होता है और ये बहुत प्योर नाइट्रोजन क्रिएट करने की मेथड है. एक बार और क्वेश्चन आ चुका है इस पे, दैट विच विल गिव द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन. तो उसमें याद रखना है बेरियम अजाइड. और मैग्नीशियम नाइट्राइड की हीटिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता है, स्टेबल नाइट्राइड, डोंट ब्रेक इजीली. ठीक है, तो उसका आंसर अगर मार्क करेंगे तो इट्स आंसर विल बी बी एंड सी. ठीक है, so barium azide and sodium azide are used to produce pure nitrogen. ये बात ध्यान रखनी, important question है. Then to the next question, the correct statement regarding the binary transition metal carbonyl in the following above. The total number of valence shell electron in the metal center of FeCO5 and NaCO4 is 16. ये चीज चेक करनी है. तो यहाँ पे आयरन का देखो जो ऑक्सीजन स्टेट है वो 0 है. सो आयरन ऑक्सीजन स्टेट इज 0. तो अगर आयरन का कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो इट इज 4s2 3d6. CO स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो जो S वाले इलेक्ट्रॉन है वो भी D में पहुंच जाएंगे. तो उसके जो टोटल इलेक्ट्रॉन फिल होंगे लास्ट में जाके वो हो जाएंगे D10 वाले के D8. और तो 8 इलेक्ट्रॉन तो D वाले हो गए बेसिकली. सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन मेटल सेंटर या वैलेंस शेल ऑफ मेटल सेंटर, तो ये चीज़ हो जाएगी हमारे लिए 8 इलेक्ट्रॉन्स तो D वाले हो गए, प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड अपने 10 इलेक्ट्रॉन और एंटर करेगा तो ये 18 हो जाएगा. तो दिस इज नॉट 16. एंड सिमिलरली निकल का केस चेक करेंगे तो वहाँ भी ऑक्सीडेशन नंबर 0 है. दिस कॉन्फ़िगरेशन इज 4s2 3d8. तो अब इसके अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिखेंगे तो ये 10 इलेक्ट्रॉन तो ऑलरेडी प्रेजेंट है और 8 इलेक्ट्रॉन कार्बन मोनोऑक्साइड से आएगा, तो दिस विल बी 18. मेटल कार्बोनाइड्स के केस में या ट्रांजिशन एलिमेंट्स के केस में ध्यान रखना होता है कि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन उनको बोला जाता है जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं. और बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करने वाले इलेक्ट्रॉन D वाले भी होते हैं. तो 3d एंड 4s दोनों लिखा जाता है. नॉर्मली हम लोग वैलेंस शेल आउटर मोस्ट शेल को कंसीडर करते हैं, बट ट्रांजिशन एलिमेंट्स के केस में ध्यान रखना है कि बॉन्डिंग में जितने इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं सब इंक्लूड किए जाते हैं. तो दिस इज नॉट 16, दिस इज एक्चुअली 18. तो ये इनकरेक्ट हो गया. अगले केस में लिखा है दीज आर प्रीडोमिनेटली लो स्पिन इन नेचर. ये ठीक है क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो सारे इलेक्ट्रॉन पेयर हो रहे हैं तो ये लो स्पिन बनेगा. दैट इज करेक्ट. तीसरे ऑप्शन में दे रखा है मेटल कार्बन बॉन्ड स्ट्रेंथेंस व्हेन द ऑक्सीजन स्टेट ऑफ मेटल इज लोअर. तो उसके लिए देखो आपको सिनर्जिक बॉन्ड का कॉन्सेप्ट बताया था. ये मेटल, ये कार्बन मोनोऑक्साइड, तो यहाँ से सिग्मा बॉन्ड बनता है और उसके पाई एंटी बॉन्डिंग से पाई बॉन्ड बनता है. तो सिग्मा पाई करेक्टर होता है बेसिकली मेटल कार्बोनाइड्स में. तो अगर मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग डिक्रीज करेंगे तो उसके इनर सेल से इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी बढ़ती जाएगी, तो मेटल कार्बन बॉन्ड स्ट्रेंथन होगा. समझ आए? तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम अगर डिक्रीज करता है तो इससे पाई बॉन्ड करेक्टर इंक्रीज करता है. पाई बॉन्ड करेक्टर ऑफ मेटल एंड कार्बन इंक्रीजेस. अगर पाई बॉन्ड करेक्टर इंक्रीज करेगा तो डबल बॉन्ड करेक्टर बढ़ेगा, यानी कि बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगी. दूसरे केस में लिखा हुआ था द कार्बोनाइल CO बॉन्ड वीकेंस व्हेन ऑक्सीजन स्टेट ऑफ मेटल इंक्रीज. तो इसका रिवर्स स्टेटमेंट लिखा है. तो इट्स पॉसिबल आंसर इज बी एंड सी. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सिनर्जिक बॉन्डिंग का, इसी ध्यान से याद रखिए, कई बार इस पर क्वेश्चन आ चुका है. वेरी इंपॉर्टेंट सेगमेंट. Then to the next case, it is given based on the compounds of group 15, the correct statement is R. तो Bi2O5 is more basic than N2O5. करेक्ट. डाउन द ग्रुप ऑक्साइड्स का बेसिक करेक्टर इंक्रीज करता है पीरियोडिक टेबल में. तो अगर इसका लॉजिक मेंशन करेंगे, डाउन द ग्रुप मेटालिक करेक्टर इंक्रीज होता है या बेसिक करेक्टर इंक्रीज करता है. तो डाउन द ग्रुप बेसिक करेक्टर इंक्रीजेस. तो Bi2O5 मोर बेसिक हो जाएगा. सही है. उसके बाद NF3 इज मोर कोवलेंट देन BiF3. यही सेम लॉजिक. डाउन द ग्रुप अगर हम चेक करेंगे तो मेटालिक करेक्टर इंक्रीज करता है, तो NF3 का कोवलेंट करेक्टर BiF3 से ज्यादा रहेगा. ये भी ठीक है. नेक्स्ट इट इज गिवन PH3 बॉइल्स एट लोअर टेम्परेचर देन NH3. ये भी सही है क्योंकि अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और
और हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट हायर होता है। तो अमोनिया से लोअर टेम्परेचर पर पीएच3 बॉयल करेगा। लास्ट में क्या कहना था, एन एन सिंगल बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन पी पी सिंगल बॉन्ड। तो ये स्टेटमेंट देखो इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि अगर केवल सिंगल बॉन्ड करेक्टर चेक करोगे, वैसे तो नाइट्रोजन में डबल बॉन्ड करेक्टर होता है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ नाइट्रोजन की ज़्यादा होती है, बट अगर सिंगल बॉन्ड करेक्टर की बात करोगे तो एन एन बॉन्ड का केस चेक करेंगे अगर हम नाइट्रोजन के केस में, और जब पी पी का सिंगल बॉन्ड चेक करेंगे तो नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं उनमें रिपल्शन अप्लाई होगा। ठीक है, जैसे नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन है, तो अगर ट्रिपल बॉन्ड भी बनेगा तो भी नाइट्रोजन के पास अपना एक एक लोन पेयर बचेगा, तो लोन पेयर रिपल्शन रहने की वजह से सिंगल बॉन्ड की स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। तो एनएल सिंगल बॉन्ड जो होगा वो वीक होगा। टोटल बॉन्ड स्ट्रेंथ नहीं चेक करनी है, ट्रिपल बॉन्ड स्ट्रेंथ पीपी की सिंगल बॉन्ड से ज्यादा आएगा, सो वीक बॉन्ड देन पीपी सिंगल बॉन्ड। इसका लॉजिक अगर दूसरे तरीके से समझना है तो भी बता देता हूँ। यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड करेक्टर है और फॉस्फोरस के अंदर एक्चुअली में सिग्मा बॉन्ड होता है केवल, दिस द केस। ठीक है, तो अगर इसका सिंगल बॉन्ड करेक्टर हम लोग चेक करेंगे तो इसमें बेसिकली एसपी हाइब्रिडाइजेशन है। ये एसपी एसपी ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड बना हुआ है, और ये sp3 की सिग्मा बॉन्ड ओवरलैपिंग है। तो sp3 का जो सिग्मा बॉन्ड होता है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है देन sp सिग्मा बॉन्ड। आप उससे भी चेक कर सकते थे। तो sp सिग्मा बॉन्ड से sp3 सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता है। इसको आप कार्बन के केस में भी कंपेयर कर सकते हो, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड में अगर केवल सिंगल बॉन्ड स्ट्रेंथ कंपेयर करोगे तो सिंगल बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। डबल बॉन्ड वाले का सिंगल बॉन्ड वीकर होता है, ट्रिपल बॉन्ड वाले का और वीकर होता है, राइट। तो दिस वे यू कैन कंपेयर। तो ये आंसर गलत हो गया, तो इसके हिसाब से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए बी सी। दिस एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। केमिकल बॉन्डिंग में मैंने आपको बॉन्ड स्ट्रेंथ कंपेयर करते टाइम बताई थी ये बात, कि अगर हम डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड कंपेयर करेंगे तो ट्रिपल बॉन्ड नो डाउट स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, बट अगर ट्रिपल बॉन्ड के सिंगल बॉन्ड को कंपेयर करें, डबल बॉन्ड के सिंगल बॉन्ड को कंपेयर करें और सिंगल बॉन्ड के सिंगल बॉन्ड को कंपेयर करें तो स्ट्रेंथ सिंगल बॉन्ड की हाईएस्ट होती है, बिकॉज वो sp3 ओवरलैपिंग से बना हुआ है। एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग सबसे ज्यादा आएगी उसमें, समझ गए ना, क्योंकि बॉन्ड का लेंथ करेक्टर ज्यादा होता है, ओवरलैपिंग एरिया बढ़ जाएगा। ठीक है, चलो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ एक्स आर। तो इसमें देखो सबसे पहले रिएक्शन को ध्यान से देखें तो PbR3 से रिएक्शन करा रहे हैं पहले एक्स की, तो ये SN2 टाइप रिएक्शन होगी। फिर Na एसीटोन से रिएक्शन करा रहे हैं, ये भी SN2 है, और बाद में NaN3 से रिएक्शन करा रहे हैं, तो दिस इज ऑल्सो अगेन SN3, तो SN2, तो 3 बार हम लोग SN2 रिएक्शन फॉलो कर रहे हैं। तो अगर स्ट्रक्चर में ध्यान से देखो तो Me तो सारे स्ट्रक्चर में सेम गिवन है, आपको स्ट्रक्चर केवल N3 वाली साइड देखनी है। तो अगर ये N3 डाउन द प्लेन है तो इसका मतलब इसके पीछे जो I होगा वो अप द प्लेन होगा, और I के पीछे जो Br होगा वो डाउन द प्लेन होगा, और Br से पहले जो OH होगा वो फिर से अप द प्लेन होगा। और समझ में आया, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। 3 बार SN2 रिएक्शन परफॉर्म हुई है, तो बस 3 बार इन्वर्जन आपको नोटिस में लेना था। तो जैसे हमारा स्टार्टिंग कंपाउंड ये है, ऑल्दो मैंने पहले प्रेडिक्ट कर लिया, फिर वेरीफाई करने के लिए आपको बस दिखाई देता हूँ। ये रिएक्टेंट है, तो इस पर एक बार PbR3 से अगर SN2 रिएक्शन वर्कआउट हुई तो यहाँ पे देखो ये पहले डाउन द प्लेन जाके Br लगेगा, Me की पोजीशन में कोई चेंज नहीं आएगा। फिर इस पे Na एसीटोन की रिएक्शन होगी, तो एक और बार SN2 होगा, तो Br से फिर ये I जो है अप द प्लेन आ जाएगा, अगेन इन्वर्जन। और फिर इस पे NaN3 का रिएक्शन होगा, तो एक और बार SN2 रिएक्शन हुई, I माइनस के साथ फिर से इन्वर्जन अप्लाई होगा, तो N3 माइनस फिर से डाउन द प्लेस चला जाएगा, और CH3 अपनी पोजीशन पे फिक्स्ड रहेगा। ठीक है, अब आप आंसर से मैच करा लो, यू कैन सी दैट आंसर इन दिस केस विल बी बी। और क्वेश्चन में देखो एनेंशियोमरिकली प्योर दिया हुआ है, तो इसी से हमें क्लू मिला था कि मैं SN2 रिएक्शन ही फॉलो करनी है, क्योंकि SN1 रिएक्शन अगर कहीं भी इन्वॉल्व हो जाएगी तो एनेंशियोमरिकली प्योर मिल ही नहीं सकता। तो इस केस में डेफिनेटली जो हमारा आंसर बनेगा दैट विल बी बी। और देखो ये मल्टी करेक्ट क्वेश्चन होने के बावजूद भी हमें एक ही आंसर लिखना है, क्योंकि एनेंशियोमरिकली प्योर फॉर्म लाने के SN2 ही वर्कआउट करनी पड़ेगी, दूसरे किसी पॉसिबिलिटी से ये प्रोडक्ट नहीं बनेगा। इज दैट ओके? So fourth का आंसर हमारे लिए हो गया P. Even if it is a multi-correct question, we have to write only one answer, क्योंकि इवेंचुअली प्योर प्रोडक्ट चाहिए, तो SN2 ही वर्कआउट करनी पड़ेगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 इज गिवन द रिएक्शन लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ 1,3,5 ट्राइमिथाइल बेंजीन इज। देखो पहली वाली रिएक्शन आपको समझ में आ रही है कि इट्स एसीटोन कॉन्सेंट्रेटेड एस्टोन वो हीट के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये एल्डोल कंडेंसेशन जैसी रिएक्शन होती चली जाएगी 3 मॉलिक्यूल्स के साथ, तो ये 1,3,5 ट्राइमिथाइल बेंजीन बन जाएगा। समझ आ रहा कॉन्सेप्ट? मतलब इसमें लॉजिक ये है कि जैसे ये हमारे पास ये है तो एसिडिक मीडियम का एल्डोल वाला केस लिखना है। तो एसिडिक मीडियम के एल्डोल में क्या करते थे हम लोग कि पहले इसको इनॉल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। एसिडिक मीडियम में इसको हम लोग उसके करस्पॉन्डिंग इनॉल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं और दूसरे मॉलिक्यूल के ऊपर इसका अटैक करा देते हैं। तो उसका ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट करा के इस पर अटैक करा के इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं। ये टेक्निक होती है। तो अगर इसका प्रोडक्ट लिखेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पे डबल बॉन्ड हो और यहाँ से कार्बन कनेक्ट होगा तो इस वाली पोजीशन पे एक मिथाइल, एक और मिथाइल और इधर वो आ जाएगा। ये फॉर्म बनेगी देखिए पहले। फिर इसको एक और रिंग से कनेक्ट कराएंगे, ऐसे इंट्रामोलिकुलर साइंस में रिएक्शन एक और मॉलिक्यूल से इसी को इंट्रामोलिकुलर साइंस में रिएक्ट करा देंगे तो ये फाइनली 1,3,5 जो फिनॉल फॉर्म होगी उसको कीटो मतलब डिहाइड्रेट और कर देंगे, जो OH ग्रुप आएगा उससे, तो ये 1,3,5 ट्राइमिथाइल बेंजीन बन जाएगा। रेड हॉट कार्बन में इसको करेंगे तो ये परथेरोट रिएक्शन हो जाएगी। अगर केवल ये एसिटिलीन होता तो बेंजीन बनता, अभी ये प्रोपाइन है तो 1,3,5 ट्राइमिथाइल बेंजीन बनेगा। इसके अगले केस में देखो Br2NaOH से रिएक्शन कराएंगे तो पहले हेलोफॉर्म रिएक्शन होगी। हेलोफॉर्म रिएक्शन होने से CHBr3 एलिमिनेट होने के बाद ये पूरी चीज़ सॉल्ट फॉर्म में आ जाएगी। देखिए ये फॉर्म बनेगा हेलो फॉर्म रिएक्शन का। इसके बाद इसको H+ दे देंगे तो ये तीनों कार्बोक्सिलिक एसिड पोजीशन हो जाएगी और बाद में सोडा लाइम लेंगे तो डी कार्बोक्सिलेशन होकर बेंजीन बनेगा। तो दिस विल नॉट गिव ट्राइमिथाइल बेंजीन, ये आंसर नहीं होगा। इसका लास्ट वाला केस क्या चेक करेंगे तो जिंक अमलगम HCl से कार्बोनाइल ग्रुप रिड्यूस होकर हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाएगा तो दिस विल फॉर्म। तो इससे पता चल रहा है कि इसमें केवल सी ऑप्शन छोड़ना है। आंसर विल बी A, B एंड D। ठीक है, चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। It's given a reversible cyclic process for the ideal gases shown below. Here PVT and pressure, volume and temperature respectively. Thermodynamic parameters Q, W, H and U are heat, work, enthalpy and energy respectively. आपको volume against temperature plot दे रखा है, ABC प्रोसेस दे रखा है, आपको करेक्ट ऑप्शन चेक करने हैं। सबसे पहले केस में बोला हुआ है QAC जो है वो डेल्टा यू BC के बराबर है। तो QAC देखो पहले तो प्रोसेस फटाफट दिमाग में सेट करो अगर ऐसे क्विकली करना है क्वेश्चन। तो प्रोसेस AC जो है दिस इज आइसोकोरिक। प्रोसेस AB अगर लिखेंगे तो दिस इज आइसोथर्मल एंड प्रोसेस BC लिखेंगे तो ये वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है तो आइसोबारिक। तो अगर हम QAC लिख रहे हैं सपोज करो तो QAC आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए वर्क डन 0 होता है तो ये डेल्टा यू AC के इक्वल आएगा। ठीक है, अब साइक्लिक प्रोसेस है तो डेल्टा यू AC प्लस डेल्टा यू बी सॉरी डेल्टा यू AC प्लस डेल्टा यू CB प्लस डेल्टा यू BA की वैल्यू 0 हो जाएगी साइक्लिक प्रोसेस के लिए, राइट। और इसमें प्रोसेस AB जो है वो आइसोथर्मल है तो डेल्टा यू AB की वैल्यू 0 आ जाएगी। जब डेल्टा यू 0 आ जाएगी तो डेल्टा यू AC प्लस डेल्टा यू CB इक्वल टू 0 आएगा। तो यू कैन राइट डेल्टा यू AC इक्वल टू डेल्टा यू BC। तो QAC की जगह हम लोग डेल्टा यू BC लिख सकते हैं, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट दिया हुआ है। उसके बाद वर्क डन इन प्रोसेस AB लिखना है तो प्रोसेस AB इज आइसोथर्मल। आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए वर्क डन लिखने का तरीका जो लिखा है वो गलत लिखा हुआ है, दैट इज नॉट करेक्ट। तो वर्क डन चूंकि आप प्रोसेस AB पहले ध्यान से मार्क कर लीजिए, AB इज आइसोथर्मल प्रोसेस, तो आइसोथर्मल प्रोसेस के वर्क डन कैसे लिखते हैं nRT ln of V2/V1। तो अगर यहाँ पे WAB लिखेंगे तो दिस इज nRT 1 ln of V2/V1 या मॉडुलस वैल्यू में लिखना है तो आप फाइनल बाई इनिशियल लिख लो, QAB है ना तो V2/V1 ये लिख देंगे। दिस इज जो वर्क डन। तो सर्टेनली जो गिवन ऑप्शन है वो इनकरेक्ट है। अभी हमने मॉड वैल्यू लिख ली, साइन बाद में अगर डिसाइड करना होगा तो कर लेंगे।
इसका WBC लिखा हुआ है, WBC इज P2 इंटू वी टू माइनस V1। WBC हम लोगों ने ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ, आइसोबारिक प्रोसेस है। तो आइसोबारिक प्रोसेस का वर्क डन होता है P डेल्टा V। और यहाँ से ध्यान से देखो, B से C जाने में हमारा वॉल्यूम जो है वो बढ़ रहा है, तो ये वर्क डन बाई द सिस्टम है। अगर ध्यान से देखो तो B से C जाने में जो प्रोसेस दिया हुआ है दैट इज वर्क डन बाई द सिस्टम। तो ये नेगेटिव वैल्यू आनी चाहिए, और ये एक्चुअली में देखो नेगेटिव आएगा, क्योंकि आपको पता है कि V1 की वैल्यू ग्रेटर देन V2 है। क्वेश्चन में देख लो पहले ध्यान से, द क्वेश्चन यू कैन सी केयरफुली दैट वॉल्यूम V1 इज ग्रेटर देन V2। वॉल्यूम V1 इज ग्रेटर देन V2, तो जो हमने डिफरेंस दिखा है P2 डेल्टा P V2 माइनस V1, तो ये एक्चुअली में माइनस साइन ही रहेगा। ध्यान से देखो तो ये वर्क डन बाई द सिस्टम ही है। अगर आपने P डेल्टा V लिखा हुआ है P2 इंटू V2 माइनस V1 जैसा कि क्वेश्चन में गिवन है, अगर ये वैल्यू लिखेंगे तो ये वैल्यू नेगेटिव ही आनी है, या फिर माइनस टाइम्स P2 इंटू V2 माइनस V1 लिख देते, या फाइनल माइनस इनिशियल लिख देते तो अपने आप सही आता। तो नीड नॉट टू वरी, ये वैल्यू नेगेटिव ही है, कंफ्यूज नहीं होना है, साइन के साथ लिखा हुआ है ये वैल्यू ऑटोमेटिकली नेगेटिव ही आएगी। तो ये वर्क डन बाई द सिस्टम ही है, वर्क डन बाई द सिस्टम ही है, क्योंकि एक्सपेंशन है। इसके बाद क्यूब ए सी की वैल्यू डेल्टा एच ए सी के बराबर लिखना है। अब देखो क्यूब ए सी लिखेंगे तो प्रोसेस ए सी इज, सॉरी क्यूब बी सी लिख रहे हैं तो प्रोसेस बी सी इज आइसोबारिक। तो क्यूब बी सी अगर हम लोग लिखेंगे हमें, तो ये वैल्यू डेल्टा एच बी सी के इक्वल आएगी। और अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले देखो प्रूफ किया हुआ है कि डेल्टा यू ए सी डेल्टा यू बी सी के बराबर है, तो उसका मतलब डेल्टा एच बी सी के डेल्टा एच ए सी लिख सकते हैं। ये एकदम सही स्टेटमेंट है, इसका अपना आंसर बी करेक्ट हो गया। इसके बाद ऑप्शन सी में देखो डेल्टा एच सी ए और डेल्टा यू सी ए का साइन कंपेरिजन करना है। तो सी ए प्रोसेस अगर आप मार्क करोगे तो प्रोसेस सी ए इज आइसोकोरिक, प्रोसेस सी ए इज आइसोकोरिक। और इस प्रोसेस में देखो टेम्परेचर कम हो रहा है। आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए अगर इंटरनल एनर्जी लिखेंगे डेल्टा यू, किया जाएगा एन सी बी डेल्टा टी। तो अगर हम डेल्टा यू सी ए लिख रहे हैं तो प्रोसेस सी से ए जाने में देखो टेम्परेचर कम हो रहा है, तो दिस विल बी T1 माइनस T2, ये वैल्यू नेगेटिव आएगी। ठीक है, अब डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन सी आर टी वाले फॉर्म से डील कर लो, या डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन आर टी लिख लो, किसी भी केस में लिख लो। अगर हम यहाँ पे डेल्टा एच सी ए भी लिखेंगे तो डेल्टा एच सी ए विल बी एन सी पी डेल्टा टी बेसिकली। तो सी पी की वैल्यू न्यूमेरिकली सी वी से ज़्यादा होती है, तो डेल्टा एच सी ए की मॉड वैल्यू तो सर्टेनली ग्रेटर देन मॉड वैल्यू ऑफ डेल्टा यू सी ए। बट दोनों चूंकि नेगेटिव वैल्यूज है तो सी ए की वैल्यू ज़्यादा काउंट करेंगे, तो ये भी सही दिया होगा। और क्यू ए सी इज इक्वल टू डेल्टा यू बी सी होगा, ये हमने ऑलरेडी चेक किया हुआ, तो सी स्टेटमेंट भी करेक्ट हो गया। ठीक है, दिस टर्म वी हैव ऑलरेडी वेरीफाइड, क्यू ए सी इज इक्वल टू डेल्टा यू बी सी, देखो वेरीफाई कर चुके हैं, तो ये भी सही है। लास्ट में लिखा हुआ है क्यू बी सी इज इक्वल टू डेल्टा एच ए सी, ये पार्ट हम चेक कर चुके हैं। और डेल्टा एच सी ए ग्रेटर देन डेल्टा यू सी ए गलत दिया हुआ है, तो आंसर डी नहीं हो सकता है, तो इसके पॉसिबल आंसर बना बी एंड सी। आपका पॉसिबल आंसर आएगा बी एंड सी। अब सारे स्टेटमेंट वेरीफाई कर लो एक बार। And to the next question, now it is numerical based question. It's given among the following, among the species given below, the total number of diamagnetic species is। तो आपको पैरामैग्नेटिज्म डायमैग्नेटिज्म चेक करना है। तो देखो हाइड्रोजन चेक करेंगे तो ये पैरामैग्नेटिक हुआ, तो मैं पैरामैग्नेटिक वाले केस लिखे देता हूँ, या इनके सबके केस पे लिखे देता हूँ कौन सा पैरामैग्नेटिक कौन सा डायमैग्नेटिक। तो कुछ तो हम लोग डायरेक्टली प्रिडिक्ट कर सकते हैं जिनके बारे में पहले से पता है। जैसे हाइड्रोजन के पास एक सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है, हाइड्रोजन एटम हैज सिंगल इलेक्ट्रॉन, तो दैट हैज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो दैट इज सर्टेनली पैरामैग्नेटिक। तो मैं पैरामैग्नेटिक के लिए पी, डायमैग्नेटिक के लिए डी लिखता जा रहा हूँ। NO2 के पास भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, तो दिस इज आल्सो पैरामैग्नेटिक। सुपर ऑक्साइड आयन में भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, दिस इज पैरामैग्नेटिक। डायमरिक सल्फर इन वेपर फेज, ये भी पैरामैग्नेटिक होता है, जैसे O2 पैरामैग्नेटिक आता है वैसे H2 भी पैरामैग्नेटिक होता है। डायमरिक सल्फर जो होती है वेपर फेज में, दिस इज इन H2 फॉर्म। दिस इज एन इंपॉर्टेंट केस, ध्यान से याद रखना है, दिस इज एक्चुअली H2 फॉर्म। ठीक है, दिस इज एक्चुअली H2 फॉर्म। इसके बाद नेक्स्ट कंपाउंड अगर हम चेक कर रहे हैं तो दिस इज Mn3O4।
ओके, सो Mn3O4 में मैग्नीज का +2+3 ऑक्सीजन स्टेट है। कॉन्फ़िगरेशन अगर मार्क करेंगे तो ये आपका कॉन्फ़िगरेशन आएगा D5 वाला केस, और ये वाला केस होगा D4। तो सर्टेनली इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएगा। इस केस में आयरन चेक करेंगे तो आयरन का ऑक्सीजन स्टेट आ रहा है +2 का कॉन्फ़िगरेशन होगा D6, Cl- वीक फील्ड लिगेंड है, तो इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड ही रहेंगे, पैरामैग्नेटिक। इस केस में निकल 2+ ऑक्सीजन स्टेट है, कॉन्फ़िगरेशन है 3D8, Cl- वीक फील्ड लिगेंड, तो फिर से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेंगे। K2MnO4 के केस में ये Mn6+ है, Mn6+ मतलब D1 कॉन्फ़िगरेशन, ये भी पैरामैग्नेटिक। और ये वाला केस बस केवल Cr का ऑक्सीजन स्टेट +6 है, तो ये D0 कॉन्फ़िगरेशन आएगा, डायमैग्नेटिक। तो इसमें केवल लास्ट वाला केस डायमैग्नेटिक है, बाकी सब पैरामैग्नेटिक है। देखिए ध्यान से, these all are paramagnetic cases। बस आप फटाफट सबके केस मार्क कर दो। दिस इज पैरामैग्नेटिक, दिस इज पैरामैग्नेटिक, 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 पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक। तो उसका आंसर आएगा 1। ठीक है, देन टू क्वेश्चन नंबर 8। Eighth question is given: the ammonia prepared by treatment with ammonium sulfate and calcium hydroxide is completely used by NiCl2.6H2O to form a stable coordination compound. Assume that both the reactions are 100% complete. If 1584 gram of ammonium sulfate and 952 gram of NiCl2.6H2O is used in the preparation, the combined weight in grams of gypsum and nickel ammonia coordination compound thus produced is। तो देखो हमारे पास पहले रिएक्शन वर्कआउट करनी है। तो सबसे पहले उसने क्या बोला हुआ है कि अमोनियम सल्फेट जो है उसकी रिएक्शन NiCl2.6H2O से करा रहे हैं। ठीक है, तो देखो सिंपली मोल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन था, हमने पहले इक्वेशन बैलेंस करी, जितने मोल अमोनियम सल्फेट था उतने ही मोल जिप्सम आएगा। पहले मोल्स ऑफ अमोनियम सल्फेट निकले, दैट कम्स आउट टू बी 12। तो मोल्स ऑफ जिप्सम 12 आया, मोल्स ऑफ जिप्सम 12 आया, मॉलिक्यूलर मास 172 मल्टीप्लाई करा 2064 ग्राम इसका आ गया। जितना निकल का कॉम्प्लेक्स था NiCl2.6H2 उसके 4 मोल थे, उतना ही कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो कॉम्प्लेक्स के मोल्स भी 4 मोल्स फॉर्म होंगे, जिप्सम के मोल्स 12 मोल फॉर्म होंगे, और इस 4 मोल में मॉलिक्यूलर मास ऑफ अमोनिया कॉम्प्लेक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 928 आ जाएगा। दोनों को ऐड कर देंगे तो आपका टोटल मास जो है आ जाएगा, दैट इज 2992। दोनों वैल्यूज को ऐड करना है, तो टोटल मास विल बी 2992 ग्राम्स। दिस इज योर फाइनल आंसर। आंसर यू हैव टू रिपोर्ट इज 2992। ठीक है, चलो then to the next question. In the next question is given: consider a ionic solid Mx with NaCl structure. Construct a new structure Z whose unit cell is constructed from the unit cell of Mx. Showing the sequential instruction given below, neglect the charge balance. It's given: remove all the X anion except the central one. अब देखो यहीं से थोड़ा कंफ्यूजन शुरू हुआ। अगर आप इस क्वेश्चन को रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर की तरह ट्रीट कर रहे हैं, NaCl टाइप स्ट्रक्चर, तो NaCl टाइप स्ट्रक्चर में आपको पता है कि एनायन का CCP होता है और कैटायन ऑक्टाहेड्रल वॉइड में जाता है। बट इसमें पहले ही लिखा है कि रिमूव ऑल एनायन एक्सेप्ट द सेंट्रल वन। तो सेंट्रल वन अगर लेना है तो मतलब इसको हमने कहीं ना कहीं ऑक्टाहेड्रल वॉइड में ले जाना पड़ेगा। तो इस अरेंजमेंट के हिसाब से जो M है वो CCP फॉर्म कर रहा है और X जो है वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड में है। ये CCP फॉर्म कर रहा है तो इसने 8 कॉर्नर ऑक्यूपाई किए हुए हैं और 6 फेस सेंटर ऑक्यूपाई किए हुए हैं। और इसने सारे ऑक्टाहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाई करे हैं तो इसने एक बॉडी सेंटर ऑक्यूपाई किया हुआ है और आपके 12 एज सेंटर ऑक्यूपाई किए हुए हैं। सबसे पहली चीज़ ये सही करनी थी, मतलब आपको अगेंस्ट द कन्वेंशन जाना था। अगर आप सीधा रट्टा मार के गए कि एनाइन से CCP और कैटाइन से ऑक्टाहेड्रल वॉइड, तो काम बिगड़ जाएगा। या इसके अगला लाइन पढ़ोगे तो ये चीज़ एकदम क्लियर हो जाएगी। रिप्लेस ऑल द फेस सेंटर कैटाइंस बाय एनाइंस एक्स। मतलब फेस सेंटर पे कैटाइन रखा गया है, यानी ये अरेंजमेंट तो रॉक सॉल्ट का ही है, बट कैटाइन और एनाइन की लोकेशन चेंज करके बनाया गया है। क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर दोनों केस में 6:6 होता है, तो लोकेशन चेंज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको कन्वेंशनली रिजिड नहीं होना है, जैसा क्वेश्चन बोल रहा है वैसे करना है। आप देखो स्टेप बाय स्टेप वही करते जाओ जो क्वेश्चन में गिवन है। द क्वेश्चन इज गिवन: रिमूव ऑल द एनाइंस एक्सेप्ट द सेंट्रल वन, यानी ये सारे एनाइन हटा दिए आपने सबसे पहले। रिप्लेस ऑल द फेस सेंटर कैटाइन बाय एनाइन। तो जितने भी फेस सेंटर कैटाइंस हैं उनको रिप्लेस करके हमने एनाइन में सेट कर दिया। यहाँ पे 6 फेस सेंटर हमारा जो है वो एनाइन वाली साइड में आ गया। रिप्लेस ऑल द फेस सेंटर कैटाइन बाय एनाइन एक्स। तो एनाइन एक्स जो है 6 फेस सेंटर्स पे आ गया। फिर लिखा है रिमूव ऑल द कॉर्नर कैटाइंस, तो आपने इसको भी घटा दिया। लास्ट स्टेप में लिखा है रिप्लेस द सेंट्रल एनाइन बाय द कैटाइन एम, यानी ये हटा के ऊपर ले गए, एक बॉडी सेंटर एम हो गया।
अब अगर इफेक्टिव नंबर लिख दोगे आप फटाफट, आपका क्वेश्चन सॉल्व। इफेक्टिव नंबर ऑफ m लिखेंगे तो 1 आ जाएगा, और x लिखेंगे तो वो 3 आ जाएगा, क्योंकि फेस सेंटर कॉन्ट्रीब्यूशन हाफ होता है। तो अगर हमें उसने पूछा नंबर ऑफ एनाइन बाई कैटाइन इन z, आंसर 3 हो जाएगा। समझ आई बात? तो जैसा जैसा बोलता जा रहा वैसे वैसे करते जाओ, आप आंसर तक पहुंच जाओगे। सो आंसर विल बी 3 इन दिस केस। ठीक है, प्रोसेस है क्विक करने का। Then question number 10 is given for an electrochemical cell Mg gives Mg2 plus copper 2 plus gives copper. The standard EMF of the cell is 2.7 volt for at 300 Kelvin. When the concentration of Mg2 plus is changed to Xm, the cell potential changes to 2.67 volts at 300 Kelvin. The value of X is, तो देखो दोनों की सेल इक्वेशन लिखो, सेल का केस लिख लो, तो ई सेल विल बी इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591, या क्वेश्चन में जैसे एल एन के टर्म में दे रखा है, तो दिस इज माइनस 2.303 आर टी बाई एफ होता है बेसिकली, लॉग के साथ अगर लिखेंगे तो। अभी इसको एल एन के टर्म में लिखना है, तो 2.303 हटा दो, तो वी कैन राइट इट एज आर टी बाई एफ एल एन ऑफ क्यू, आर टी बाई एफ एल एन ऑफ क्यू। और एल एन ऑफ क्यू लिखेंगे तो दिस इज एम जी टू प्लस बाई एन एफ होगा। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज केस में 2 होंगे, तो यहाँ 2f लिख लो, डिवाइडेड बाई कॉपर 2 प्लस। ये एक रिलेशन हुआ। जब दोनों कॉन्सेंट्रेशन 1 है तो वो आपको डायरेक्टली ई नॉट सेल पता चल गया, तो ये वैल्यू आपको 2.7 वोल्ट पता है। दूसरे केस में ई सेल लिख रहे हैं अगर हम लोग, फिर से सेम फॉर्मूला लगा देता हूँ। अब की बार ई सेल दे रखा है 2.7 वोल्ट, ई नॉट सेल 2.7 हो गया, माइनस आर टी बाई 2f एल एन ऑफ, and the concentration of Mg plus 2 plus is changed to xm, तो ये वाली x हो गई, और कॉपर प्लस कंसंट्रेशन 1m ही मेंटेन है, तो ये रिजल्ट आ गया। आपको यहाँ से x निकालना है, तो अगर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 0.03 इंटू 2f बाई आर टी, दिस इज इक्वल टू एल एन ऑफ एक्स। और f बाई आर की वैल्यू दे रखी है आपको, r की जगह हम लोग गैस कॉन्स्टेंट 8.31 यूज़ कर लेंगे, और फिर इसको सॉल्व करके आपको एल एन की वैल्यू रिपोर्ट करनी है। तो एक बार सॉल्व करिए फटाफट, फिर आंसर बताइए कितना रिपोर्ट किया जाए। You solve this value, this comes out to be 2.3, यहाँ से x की वैल्यू 10 आ जाएगी एग्जैक्ट। ठीक, चलो उसका आंसर हम लोग 10 रिपोर्ट कर देंगे। Then to the next question, it's given a closed tank in two compartment A and B, both have the filled with oxygen, assumed to be an ideal gas. The partition separating the two compartments is fixed and is perfect heat insulator, which is given in the figure 1. If the total partition is replaced by new partition, which can slide and conduct heat but not allow the gas to leak across, the volume in meter cube of the compartment A after the system attains equilibrium. तो देखो जो कंपार्टमेंट हमने लगाया है वो मूवेबल भी है और कंडक्टिंग भी है, इसका मतलब दोनों साइड से जो टेम्परेचर और प्रेशर है वो सेम हो जाएंगे बाद में। तो इस साइड का प्रेशर P और टेम्परेचर T मान लेते हैं, इस साइड में भी प्रेशर P और टेम्परेचर T हो जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स स्टार्टिंग में जो दे रखे हैं वही दोनों साइड रहेंगे, सिर्फ वॉल्यूम चेंज होना है, वो हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। तो पहले हम लोग स्टार्टिंग में नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे N1 और यहाँ N2 एज्यूम कर लें, और फटाफट वैल्यू लिखो सबसे पहले। तो N1 की वैल्यू आ जाएगी P इंटू, चाहो तो सेम यूनिट में ही रख लो, प्रेशर बार में ही रखते रहने दो, क्योंकि मार की वैल्यू नहीं लगाएंगे तो उससे काम बन जाएगा हमारा। सो P इंटू वी बाय आर इंटू टी कर लो, और N2 की वैल्यू लिखेंगे तो P इंटू वी बाय आर इंटू टी। और बाद में कंपार्टमेंट ए और बी के लिए अगर हम अप्लाई कर रहे हैं वॉल्यूम V1 एंड V2 लेट से, तो टोटल वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर जो है वो एक्चुअली में 4 मीटर क्यूब होगा, क्योंकि स्लाइडर ही मूव कर रहा है। तो एक का वॉल्यूम अगर हम V एज्यूम कर रहे हैं तो दूसरे वाला अपने आप 4 माइनस वी हो जाएगा, दूसरा वाला वॉल्यूम अपने आप 4 माइनस वी हो जाएगा। बस दोनों कंडीशन में फिर से मोल्स निकाल के इक्वेट कर दो। तो पहले वाले रिलेशन में आ जाएगा 5/400 R इज इक्वल टू P इंटू वी बाय आर इंटू टी, और दूसरे रिलेशन में 3/1/100R, इसकी वैल्यू लिखेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी P इंटू 4 माइनस वी बाय आर टी। ठीक है, दोनों टर्म्स का अगर हम रेशियो ले लेते हैं तो दिस कम्स आउट टू बी 5/4 इज इक्वल टू
वी अपॉन 4 माइनस वी, यहाँ से सॉल्व करके वी निकाल लीजिए बस। यहाँ से v की वैल्यू सॉल्व करेंगे तो 20/9 आ जाएगा। कम्स आउट टू बी 20/9 है, ये आपका आंसर होगा। तो दिस आंसर कम्स आउट टू बी 2.22। ठीक है, चलो देन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इट्स गिवन लिक्विड A and liquid B form an ideal solution over an entire range of compositions. At the temperature T, equimolar binary solution of liquid A and B has a vapor pressure of 45 torr. At the same temperature, a new solution of A and B having mole fraction Xa and Xb respectively has a vapor pressure of 22.5 torr. The value of Xa and Xb in the new solution is asked. रेशियो निकालना है आपको। ठीक है, तो उसने बोला हुआ है कि ए और बी जो है वो सारे कॉम्पोजिशन के लिए आइडियल सोल्यूशन फॉर्म कर रहे हैं और इक्विमोलर बाइनरी सोल्यूशन है, तो मोल फ्रैक्शन दोनों के लिए 0.5 हो गया। तो पहला फॉर्मूला एक्स ए इंटू पी ए नॉट प्लस एक्स बी इंटू पी बी नॉट इज इक्वल टू पी टोटल वाला लगा दो। ये 0.5 इंटू पी ए नॉट प्लस पी बी नॉट की वैल्यू दे रखी है आपको 45। तो यहाँ से पी ए नॉट प्लस पी बी नॉट का वैल्यू पता चल गया आपको 90। दूसरे रिलेशन में उसने मोल फ्रैक्शन एक्स से एक्स बी दे रखा है, तो उसी से लिखेंगे। तो इट इज एक्स ए इंटू पी ए नॉट प्लस एक्स बी इंटू पी बी नॉट, ये वैल्यू आपके पास 22.5 दे रखी है। अब आप एक्स बी की जगह 1 माइनस एक्स ए पुट कर दो, तो यहाँ से एक्स ए निकल आएगा आपके। अब एक्स बी की जगह 1 माइनस एक्स ए पुट कर दो, क्योंकि आपको क्वेश्चन में पी ए नॉट की वैल्यू दे रखी है। गिवन दैट द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड इज 20 टॉर। ठीक है ना, तो पी ए नॉट की वैल्यू अपने को 20 दे रखी है, तो पी बी नॉट अपने आप, यहाँ से पी ए नॉट की वैल्यू 20 दे रखी है, तो पी बी नॉट की वैल्यू अपने आप 70 पता चल गई। बस आप फॉर्मूले में पुट करो, तो इट इज एक्स ए इंटू 20 प्लस 20 माइनस एक्स ए इंटू 70 इज इक्वल टू 22.5। ठीक है, इसको सॉल्व करके एक बार एक्स ए निकाल लो और फिर एक्स 1 माइनस एक्स ए करके एक्स बी और फिर रेशियो। एक्स बी जगह 1 माइनस एक्स ए पुट करा तो हमारी इक्वेशन बनी एक्स ए इंटू 20 प्लस 70 माइनस एक्स ए इंटू 70। इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग अगर, तो एक्स ए की वैल्यू आ जाएगी 47.5/50। आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। एक्स बी निकालने के लिए 1 माइनस एक्स ए यूज़ कर लिया हमने। अगर नहीं समझ आ रहा तो 1 माइनस एक्स ए लिखा है मैंने, तो ये 2.5/50 आ गया। बाद में रेशियो निकालना है तो 50 अपने आप कट जाएगा। अब ये सब स्मार्ट वर्क है, कैलकुलेशन करने के लिए आप कितने स्टेप्स छोटे कर सकते हो अपने लिए, वो सब दिमाग लगाना है। तो 47.5 और 2.5 डिवाइड करोगे तो डायरेक्टली 19 आ जाएगा। सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 19। ठीक है, then to the next question is given solubility of a weak salt of weak acid AB at pH 3 is y into 10 to the power minus 3. The value of y is, अब देखो यहाँ पे pH 3 मतलब उसने फिक्स दिया हुआ है, इसको क्वेश्चन में ध्यान से देख लो। The pH mentioned is 3 fixed और solubility आपको y into 10 power minus 3 रखी है। When the solubility, the value of y is asked and given that the value of solubility product of AB is given, तो अगर हम ए बी को आयनाइज करके लिखेंगे तो इट इज ए प्लस बी माइनस। ठीक है, तो सॉलिबिलिटी अगर हम S1 और S1 लिख लेते हैं और बाद में लिखा है द वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एच बी इज गिवन, तो जो B है माइनस है उसकी हाइड्रोलिसिस भी हो सकती है, तो B माइनस जो है वो H प्लस को कंबाइन करके HA फॉर्म कर सकता है। इस स्टेप का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट KSP होगा जो 2 × 10⁻⁻10 दे रखा है। इस स्टेप का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखेंगे तो ये 1/Ka हो जाएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी 1 × 10⁸। pH 3 फिक्स दे रखा है, तो इसका मतलब ये कॉन्सेंट्रेशन अपने पास आउटसाइड 10⁻³ है। अब इस सेकेंड वाले इक्वेशन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बहुत हायर है, तो हम एज्यूम कर रहे हैं कि S1 पूरा पूरा कंज्यूम हो जा रहा है। तो ये S1 था अगर यहाँ पे, ये थोड़ी देर बाद हम उसको टेंडिंग टू 0 एज्यूम कर सकते हैं। तो जो वैल्यू टेंडिंग टू 0 होती है उसको x लिख लेते हैं। ये 10⁻³ है, माइनस S1 करना चाहिए था, बट pH 3 फिक्स गिवन है तो उसको हमने 10⁻³ मेंटेन रखा हुआ है और इधर वाली साइड में ये वैल्यू S1 बन जा रही है। और जब ये चेंज हुआ है तो ऑटोमेटिकली इस S1 की जगह भी हम लोग x यूज़ कर लेंगे। अब दो इक्वेशन दो वेरिएबल का क्वेश्चन हो गया, तो x1 × x की वैल्यू 2 × 10⁻⁻10 है। दूसरी इक्वेशन में S1/x × 10⁻³ की वैल्यू अपने पास गिवन है 10⁸। दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर दो तो आपका सीधे सीधे सॉलिबिलिटी निकल आएगी।
दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा s1 स्क्वायर जो आ जाएगा अपॉन 10 पावर माइनस 3 विल बी 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, s1 स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2। तो यहाँ से s1 की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट ऑफ 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आपकी एग्जैक्ट सॉल्युबिलिटी निकल आएगी। आप देखो इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वैल्यू 4.47 या रूट ऑफ 20 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 आ जाएगी। तो y की जगह हमने 4.47 लिख लिया और आईआईटी ने यही आंसर दिया था। बट इस क्वेश्चन में अगर आप एक चीज़ ध्यान से नोटिस करो तो वो ये है कि अगर आपने s1 की वैल्यू 4.47 इंटू 10 पावर माइनस 3 लिखा हुआ है और यहाँ पे देखो कि h माइनस s1 को जो 10 पावर माइनस 3 माइनस s1 है उसको हमने 10 पावर माइनस 3 लिख रखा है। आप देखो s1 की वैल्यू 10 पावर माइनस 3 से भी ज़्यादा है। इसका मतलब इस क्वेश्चन में जो pH3 रेगुलेट करा गया है वो एक्सटर्नली रेगुलेट करा गया है, मतलब एक ऐसा सोर्स दिया है जो बफर सोल्यूशन की तरह काम कर रहा है जो अपना pH मेंटेन रखेगा। जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन हम यहाँ बफर ही यूज़ करते हैं, बट आईआईटी ने जो क्वेश्चन यूज़ करा उसमें मेंशन कर दिया पहले ही एट pH3 है, मतलब आप H+ कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं कर सकते, दैट इज मेंशन फिक्स। बट अगर कोई बच्चा यहाँ पे अटक जाता है कि एट pH3 का मतलब आपने स्टार्टिंग pH3 लिया बट बाद में pH चेंज भी हो सकता है, तो फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो मैंने अप्रॉक्सीमेशन लेके 10 पावर माइनस 3 लिया हुआ वो गलत लिया हुआ है। उसको 10 पावर माइनस 3 माइनस s1 ही लिखना चाहिए था और फिर वो वैल्यू निग्लिजिबल नहीं थी, क्योंकि आप देखो सॉल्व होकर जो वैल्यू आ रही है दैट इज नॉट निग्लिजिबल। तो उसको एक और तरीके से किया जा सकता था, बट अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज किसी ने यही समझी कि pH3 फिक्स रखना है देन इट्स ओके, तो उसका आंसर 4.47 आ जाएगा। क्लियर? चलो देन टू द नेक्स्ट सेगमेंट। इट्स गिवन द प्लॉट गिवन बिलो शोज पीटी कर्व। आप देखो आप इस चैप्टर में इस पेपर में लिक्विड सोल्यूशन का वेटेज देखिए कितना सडनली हाई कर दिया गया। अभी हम एक क्वेश्चन सॉल्व करके आ रहे हैं लिक्विड सोल्यूशन का और ये देखो दूसरा क्वेश्चन मिल गया। So it's given the plot given below shows PT curve where P is the pressure and T is the temperature for the two solvents X and Y in the isomolar solution of NaCl in these solvents. NaCl completely dissociates in the two solvents. तो अब देखो इसमें पहला कॉन्सेप्ट क्या है कि दो सॉल्वेंट आपके आइसोमोलर हैं तो यानी मोलरिटी सेम है, और सॉल्वेंट जब तक फिक्स रहेगा तब तक उसका जो KF और KB वैल्यूज हैं वो फिक्स रहेंगी, क्योंकि KF एंड KB आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉल्वेंट। तो हमें देखो वेपर प्रेशर अगेंस्ट टेम्परेचर प्लॉट दे रखा है और दो अलग अलग प्लॉट दे रखे हैं, एक सॉल्वेंट का कर्व दे रखा है आपको और एक सॉल्यूशन का कर्व दे रखा है, फिर एक सॉल्वेंट वाई का कर्व और एक सॉल्यूशन का कर्व है। तो आप जानते हो कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे जहाँ से भी वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर होता है वो बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो आप यहाँ पे ध्यान से देख सकते हो कि जो पहला वाला कर्व है, कर्व नंबर 1, वो सॉल्वेंट एक्स का है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट आपको पता चल रहा है 360, सॉल्यूशन के लिए बॉइलिंग पॉइंट 362, सॉल्वेंट वाई का बॉइलिंग पॉइंट 367 और इसका बॉइलिंग पॉइंट 368। ठीक है, तो जो पहला वाला सॉल्यूशन है उसका डेल्टा टी बी अगर हम लिखेंगे फॉर एक्स तो वो 2 आ रहा है, और डेल्टा टी बी फॉर वाई अगर लिखेंगे सॉल्वेंट वाई के अंदर जो हम डिजोल्व करके लिख रहे हैं तो वो वैल्यू 1 दे रखी है। और दोनों केस में NaCl डिजोल्व कर रहे हैं जो कि 100% डिसोशिएटेड है, तो वाल्ट फैक्टर 2 होगा। तो हमारे फॉर्मूले के हिसाब से डेल्टा टी बी एक्स इज इक्वल टू के बी एक्स इंटू एम और वांट ऑफ फैक्टर 2, और दूसरे सॉल्यूशन में डेल्टा टी बी वाई की वैल्यू लिखेंगे तो डेल्टा 2 के बी वाई इंटू एम। 2 क्यों लिखा? क्योंकि वांट ऑफ फैक्टर 2 है, मोलरिटी दोनों की सेम है। दोनों वैल्यूज का अगर हम रेशियो लिखते हैं तो के बी एक्स बाई के बी वाई लिखेंगे, के बी एक्स बाई के बी वाई लिखेंगे तो ये वैल्यू सॉल्व होकर 2 आ जाएगी, क्योंकि के बी एक्स 2 है और के बी वाई 1 है। रेशियो लेंगे तो 2m कट जाएगा दोनों साइड से, तो दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 2। उसका लिखा हुआ एडिशन ऑफ इक्वल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट एस टू द इक्वल अमाउंट ऑफ द सॉल्वेंट, मतलब मोलरिटी देखो फिर से सेम कर दिए, इक्वल नंबर ऑफ मोल्स है और इक्वल अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट है, तो मतलब अगला सॉल्यूशन जो ले रहे हैं उसकी भी मोलरिटी सेम है। द एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट फॉर सॉल्वेंट एक्स इज 3 टाइम्स द सॉल्वेंट ऑफ वाई। तो फिर से आपकी बार डेल्टा टी बी डैश एक्स लिख लेंगे अगर हम, तो डेल्टा टी बी एक्स डैश की वैल्यू 3 टाइम्स ऑफ डेल्टा टी बी डैश वाई दे रखी है। Solute S is known to undergo dimerization in the solvents। तो आप देखो पहले डिसोसिएशन का केस था, अब एसोसिएशन का केस है, तो एसोसिएशन के केस में वांट का फैक्टर होता है 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई एन, और डाइमराइजेशन है तो एन की जगह 2 पुट करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस अल्फा बाई 2, ये वांट ऑफ फैक्टर हो गया। इफ द डिग्री ऑफ डाइमराइजेशन इन सॉल्वेंट वाई इज 0.7 इन सॉल्वेंट वाई, डिग्री ऑफ डाइमराइजेशन एक्स लिखना है। तो इसका मतलब हम फिर से अगर फॉर्मूला लिखें तो डेल्टा टी बी एक्स की जगह अगर टी बी एक्स डैश लिखेंगे तो दिस इज आई
विच इज़ 1 माइनस अल्फा बाई 2 इंटू के बी एक्स इंटू एम, और डेल्टा टी बी डैश वाई लिखेंगे तो इसका वांट ऑफ फैक्टर आ जाएगा 1 माइनस 0.7/2 इंटू के बी वाई इंटू एम। ठीक है, और हमें दोनों का रेशियो पता है फिर से, तो डेल्टा टी बी एक्स बाई डेल्टा टी बी वाई फिर से वैल्यू लिखेंगे तो 3 आ जाएगा। तो डेल्टा टी बी डैश एक्स बाई डेल्टा टी बी डैश वाई की वैल्यू लिखेंगे तो ये 3 हो गया, और इसको रेशियो में लिखेंगे तो 1 माइनस अल्फा बाई 2 हो गया अपॉन 1 माइनस 0.35 हो गया, और के बी एक्स बाई के बी वाई की वैल्यू हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं तो ये 2 हो गया। इसको सिंप्लीफाई करना है, यहाँ से सॉल्व करके हमें अल्फा निकालना है, दैट विल बी योर आंसर। सो इफ यू विल सॉल्व अल्फा फ्रॉम हियर इट कम्स आउट टू बी 0.05, और यही हमारा आंसर है। सो यू कैन से दीज क्वेश्चंस आर नथिंग लेस देन अ सब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगर ये पूरा सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी होता तो भी हम आंसर तक निकाल ही लेते, और यही करना पड़ता जो कि ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में देखो, इट्स गिवन ट्रीटमेंट ऑफ बेंजीन विद कार्बन मोनोऑक्साइड HCl इन प्रेजेंस ऑफ एनाइट्रस AlCl3 CuCl फॉलोड बाय द रिएक्शन विद Ac2O NaAC। तो आपको देखो क्लिक करना चाहिए, रिएजेंट देख के तुरंत परकिंस रिएक्शन क्लिक करनी चाहिए आपको। एसिटिक एनहाइड्राइड विद द सॉल्ट ऑफ द सेम एसिड gives a compound X as a major product. Compound X on reaction with Br2Na2CO3 followed by heating at 473 Kelvin with moist KOH furnishes Y as a major product. The reaction X gives with hydrogen palladium carbon followed by H3PO4 treatment gives Z as a major product. तो आपको सारे कंपाउंड आइडेंटिफाई करने हैं। ठीक है, तो उसमें एक्स वाई जेड आइडेंटिफाई करना है। वन बाय वन पहले पूरी इक्वेशन लिखना स्टार्ट करो तो आपको समझ आएगा। सबसे पहले बेंजीन की रिएक्शन अगर COC कार्बन मोनोऑक्साइड एसिड और NaCl3 करेंगे तो दिस विल फॉर्म बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन Ac2O NaAC से करा रहे हैं, परकिंस रिएक्शन हो रहा है, तो X जो है वो आपको डायरेक्टली समझ आना चाहिए सिनेमिक एसिड है। पहले आप कंपाउंड X तक पहुंचेंगे। सो स्टेप वन इज आपने कंपाउंड X जो है वो सिनेमिक एसिड बनानी है। पहली रिएक्शन गटरमैन को सिंथेसिस, दूसरी रिएक्शन परकिंस रिएक्शन। दो स्टेप फॉलो करने के बाद हम सिनेमिक एसिड पे पहुंच गए। सबसे पहले हमारा कंपाउंड है C6H5CH डबल बॉन्ड CHO। अब इसकी रिएक्शन उसने बोली हुई है Br2Na2CO3 करानी है। रिएक्शन इज Br2Na2CO3 रिएक्शन। तो उसमें देखो सबसे पहले तो जो CH डबल बॉन्ड CH ग्रुप है उसके ऊपर Br2 का एडिशन होगा, और मीडियम एल्कलाइन है और Br2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होता है, तो CHO ग्रुप को ऑक्सीडाइज भी करेंगे। ठीक है, और फिर इसके बाद देखो अगले स्टेप पे उसने बोला हुआ है कि आपने रिएक्शन करानी है इसके बाद मॉइस्ट KOH से, मतलब यू कैन गो फॉर एलिमिनेशन आई थिंक। तो आपसे मेजर प्रोडक्ट पूछा है, तो अगर अपना एलिमिनेशन डायरेक्शन से चले तो कहीं ना कहीं ये वाला प्रोडक्ट जो हमारा बन रहा है दैट विल बी समवेयर C आई थिंक। अब एक बार स्टेप्स देखो। सर तो देखो इसमें सर आप इसमें Na2CO3 से का रिएक्शन यूज कराई बता पहले, दीजिए। तो डबल बॉन्ड के अक्रॉस Br2 का एडिशन करा दो, और Na2CO3 की वजह से मीडियम एल्कलाइन है तो जो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप था उसको सॉल्ट के फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, और फिर डीकार्बोक्सिलेट कर दो तो एक CO2 और एक H एलिमिनेट होके वो वाला ग्रुप एलिमिनेट हुआ, HBr हट गया, CO2 बाहर हो गई, तो पहले डबल बॉन्ड आ गया। फिर इसके बाद आपने मॉइस्ट KOH और हीटिंग ले रखी है तो दोबारा एलिमिनेशन हो जाएगा। तो दोबारा एलिमिनेशन होगा तो, और यहाँ सब्स्टिट्यूशन का स्कोप नहीं सोचेंगे क्योंकि आपको पहले ही हीटिंग दे रखी है तो वो एलिमिनेशन सपोर्ट कर रहा है, प्लस एराइल हैलाइड का केस है, विनाइल हैलाइड का केस है, तो यहाँ पे एलिमिनेशन ही सोचेंगे। एलिमिनेशन करेंगे तो इट विल कन्वर्ट टू ट्रिपल बॉन्ड केस, जो गिवन ऑप्शंस के हिसाब से इसका आंसर C रिपोर्ट कर देंगे। ठीक है, देन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इट्स गिवन कंपाउंड Z इज, अब देखो इसके अगली रिएक्शन में क्या करा गया, so that reaction of X with hydrogen palladium carbon followed by H3PO4 treatment gives Z। तो हमारा जो कंपाउंड X था वो सबसे पहले देखो ध्यान से, हमारा कंपाउंड X was सिनेमिक एसिड। ये हमारा कंपाउंड X था। X की रिएक्शन उसके बाद हाइड्रोजन पैलेडियम कार्बन से कर रहे हैं, यानी डबल बॉन्ड रिड्यूस कर दिया, और फॉलोड बाय H3PO4 से रिएक्शन कराई गई है। इसका अगला स्टेप भी लिखेंगे हम लोग। इसका अगला स्टेप लिखिए सबसे पहले, आपके पास जो कंपाउंड है दैट इज C6H5CH डबल बॉन्ड CH COH। ये आपका सिनेमिक एसिड कंपाउंड था, जैसे COH ग्रुप, सिनेमिक एसिड ना,
पर्किंस रिएक्शन। तो सिनामिक एसिड का जो प्रोडक्ट है इसकी रिएक्शन पहले हाइड्रोजन पैलेडियम कार्बन से कराई तो रिडक्शन होगा, तो इट विल कन्वर्ट टू C6H5, दिस विल कन्वर्ट टू C6H5 CH2 CH2 COOH, और H3PO4 से रिएक्शन कराएंगे तो दिस इज इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, बेंजीन के ऊपर वर्कआउट करेगा। तो इससे 5 नंबर की 1 2 3 4 5 नंबर रिंग बनेगी विद C डबल बॉन्ड ग्रुप। तो इसके ऑप्शन अगर देखें यार तो आंसर विल बी ए। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन है सिंपल। H3PO4 जो है वो यहाँ H प्लस देके ES सपोर्ट करेगा। ठीक है, then to the next question is given an organic compound P can be easily oxidized to dibasic acid, reacts with ethylene glycol to produce a polymer डेकोरॉन। तो आपको देखो सबसे पहले डेकोरॉन का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, बिकॉज ये टेरिथेलिक एसिड के साथ एथिलीन ग्लाइकॉल की रिएक्शन से बनता है, तो उससे आपको आसानी से डाइबेसिक एसिड प्रोडक्ट करते बनेगा। yes. तो हमारे पास क्लू ये है कि जो कंपाउंड है उसके ओजोलिसिस से आपको कीटोन मिल रहा है, एक क्लू, और टेरिथेलिक एसिड से बन रहा है उस ऑर्गेनिक एसिड से। तो मैंने पी का एक स्ट्रक्चर प्लान करा, इसमें बेंजीन के एक साइड पे COH ग्रुप रखा, दूसरी तरफ CH डबल बॉन्ड CH रखा, इसको ओजोलिसिस कराएंगे तो इससे एसीटोन बन जाएगा। और क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन है एलिफैटिक कीटोन बनाना है, तो हमने एसीटोन ट्राई कर लिया कार्बन का नंबर सेट करते हुए। तो पी का ये एक पॉसिबल स्ट्रक्चर है। अब इससे आगे प्रोसीड करना है, तो सबसे पहले हाइड्रोजन पैलेडियम कार्बन लिखा है तो डबल बॉन्ड रिड्यूस हो जाएगा, फिर SOCl2 लगाया तो COH ग्रुप की साइड पे COCl लग जाएगा, फिर उसके बाद उसने MEMGBr से रिएक्शन कराई कैडमियम क्लोराइड के साथ। तो MEMGBr से रिएक्शन कराएंगे तो जो COCl ग्रुप है दैट विल कन्वर्ट टू COCH3 ग्रुप। और देखो NaBH को नीचे क्लू है, इसका मतलब कार्बोनाइल ग्रुप पे रोकना है, उसको डायरेक्ट अल्कोहल तक नहीं पहुंचाना था। तो NaBH4 से रिडक्शन कराने के बाद दैट ग्रुप विल कन्वर्ट टू अल्कोहल। अब देखो मैं इसके स्टेप बाय स्टेप अगर आंसर लिखूं तो मैं सीधे Q लिखने की कोशिश करता हूँ। अब Q देखो सबसे पहले, तो Q के केस में ऊपर वाली चेन तो पूरी हाइड्रोकार्बन की तरह काम करेगी, CH2 CH CH3 एंड CH3 एक फॉर्म ये होगी। नीचे वाली साइड में पहले COCl बना होगा, COCl का ग्रिग्नार्ड एजेंट से रिएक्शन होने के बाद C डबल बॉन्ड दो CH3 में कन्वर्ट हुआ, और फिर इसका रिडक्शन हुआ NaBH4 से, तो ये CHOH में कन्वर्ट हुआ। आप एक बार चेक करो, सबसे पहले ये Q फॉर्म आएगी। सारे स्टेप्स मैंने पहले वर्कआउट करे। सबसे पहले पैलेडियम कार्बन से रिडक्शन तो डबल बॉन्ड का रिडक्शन हुआ, फिर SOCl2 से COH ग्रुप COCl में कन्वर्ट हुआ, CH3MgBr से रिएक्शन हुई तो COCH3 में कन्वर्ट हुआ, और फिर NaBH4 से रिडक्शन हुआ तो इट इज कन्वर्टेड टू सेकेंडरी अल्कोहल। उसके बाद देखो HCl से रिएक्शन कराई सबसे पहले, और फिर मैग्नीशियम ईथर लेके ग्रिग्नार्ड एजेंट अप्लाई कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये OH ग्रुप फिर से Cl में कन्वर्ट हुआ, मतलब एलिमिनेशन नहीं फॉलो करा उसने, यहाँ पे फॉलो अभी भी सब्स्टिट्यूशन किया है। अब ये क्लू है सवाल का, HCl से रिएक्शन करा के ग्रिग्नार्ड एजेंट बना रहे हैं, तो उसका मतलब अगर मैं इसका स्टेप लिख दूँ आगे ग्रिग्नार्ड एजेंट वाला, तो आपको यहाँ तक समझ आना चाहिए। ये वाला ग्रुप CH2 CH CH3 होल्ड वाइज ये फॉर्म है, इधर वाले साइड पे CH CH3 Cl था, फिर वो MgCl बन गया, ये ग्रिग्नार्ड एजेंट बना लिया हमने। और इस ग्रिग्नार्ड एजेंट का फिर उसने फर्दर अटैक कराया CO2 के ऊपर फॉलोड बाय H3O+। तो CO2 के ऊपर आपको पता है ग्रिग्नार्ड एजेंट के अटैक से यहाँ पे COH ग्रुप लग जाएगा, तो जो हमारा फाइनल आंसर आएगा दैट इज C6H5 CH2 CH CH3 होल ट्वाइस, एंड दिस कंपाउंड इज नाउ CH CH3 COH। ये आपका कंपाउंड जो है वो R बन गया। अब आपसे R ही पूछा गया पहले ऑप्शन में, तो इफ विल मैच विद द ऑप्शन, तो ये ऑप्शन केवल A और B में से मैच करेगा, क्योंकि CH CH3 होल ट्वाइस तो है ही आपके पास ऑप्शन में, तो ऑप्शन A से मैच कर जा रहा है। देखिए क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ CH3CO CH3 ग्रुप है, तो इससे हमारा आंसर जो बन रहा है वो A हो जा रहा है। ठीक है, अब इसी तरीके से उसने S पूछा हुआ है, तो S वाली साइड के लिए देखो पहले हाइड्रोजन पैलेडियम कार्बन से रिडक्शन कराया, फिर NH3 के साथ हीट करा तो CONH2 ग्रुप बना, फिर CONH2 का Br2NaOH के साथ हॉफमैन बॉन्ड इंटेशन हुआ तो NH2 ग्रुप बना, फिर NH2 का CHCl3 के साथ रिएक्शन कराया तो आइसोसाइनाइड ग्रुप बना, और फिर बाद में हाइड्रोजन पैलेडियम से रिडक्शन करा दिया।
अब मैं एक एक करके फिर से स्टेप लिखे देता हूँ। तो देखो हमारा कंपाउंड पी जो था स्टार्टिंग में, दैट इज CH2, सॉरी CH डबल बॉन्ड C CH3 एंड COH। पहले स्टेप की रिएक्शन के बाद डबल बॉन्ड रिड्यूस हो गया, तो ये हो गया CH2 CH2 CH CH3 होल ट्वाइस। और नीचे वाले ग्रुप की COH ग्रुप की अमोनिया से रिएक्शन कराई, तो पहले CONH2 बना। CONH2 ग्रुप का फर्दर रिडक्शन हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन कराया, तो ये CH2NH2 CONH2 से NH2 ग्रुप में कन्वर्ट हुआ। COH ग्रुप की अमोनिया से रिएक्शन हुई पहले, अमोनिया फॉलोड बाय हीटिंग, तो इट हैज कन्वर्टेड टू CONH2 ग्रुप। CONH2 ग्रुप से हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन कराया, तो NH2 ग्रुप कन्वर्ट हुआ। फिर इस NH2 ग्रुप की रिएक्शन कार्बोलामाइन रिएक्शन करा रहे हैं, देखो क्लोरोफॉर्म बेस के साथ, तो ये NC में कन्वर्ट हुआ और उसका रिडक्शन करा दिया हमने, तो सेकेंडरी अमाइन बन जाएगा, ये फॉर्म बनेगी। और फिर इसका रिडक्शन हुआ पैलेडियम कार्बन से, ये NHCH3 ग्रुप में कन्वर्ट हो चुका होगा। ये पॉसिबल फॉर्म है। आप गिवन ऑप्शन से चेक करो उसमें, तो NHCH3 ग्रुप चाहिए हमें, उसका आंसर जो है बी से मैच कर जाएगा। दिस इज आंसर बी। ठीक है, दिस कंप्लीट्स योर पेपर।